हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में। अब तक हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर। वर्टिब्रेट्स की डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यूस ट्यूब होती है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो माउथ से एनस तक जाती है। इसके साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं लाइक लिवर, पैनक्रियाज, जो इससे जुड़े होते हैं, जो खाना पचाने में मदद करते हैं। वर्टिब्रेट्स के अलग अलग ग्रुप्स में उनकी डाइट्स के मुताबिक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बदल जाती है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैसे हमारी इवोल्यूशन हुई फ्रॉम फिश टू मैमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में, और क्या ऐसी रिमार्केबल डाइवर्सिटी आई कि इनका जो फंडामेंटल ब्लूप्रिंट था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, जबकि इनके एंसेस्टर्स कॉमन हैं। इनकी डाइट में, इन्वायरमेंट और इवोल्यूशन में, ये इस स्लाइड के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि इनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कैसे इनकी डाइट है, इन्वायरमेंट है, या कैसा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की शेप कैसे कैसे चेंज हुई है। हम क्यों पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइवर्सिटी इवोल्यूशन में? क्योंकि ये एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनिजम्स की डाइट और यूनिवर्स जो भी उनको चैलेंजेस आए वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया, कैसे वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन्वायरमेंट से या अपने फूड से। ये हमारे डाइट के अकॉर्डिंग इवॉल्व होते हैं। ठीक है, इवोल्यूशनरी इंसाइट देख लेते हैं और इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस कैसे है इनके अंदर, जो कि इनमें एक डाइवर्सिफिकेशन और अडेप्टेशन ओवर द 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व होकर आया। इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट के अंदर हम इनका देखेंगे कि इनकी डाइट, हैबिटेट और फीडिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे से इकोलॉजिकली कैसे फंक्शनली सिमिलर हैं। फिर हम देखेंगे मेडिकल रेलिवेंस क्या है इसका, कि कंपैरेटिव एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं तो उससे ह्यूमंस का या मतलब मैमल्स का, ह्यूमंस का, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, फॉर एग्जांपल डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, इन सब का अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड पता कर लेते हैं कि कैसे कैसे काम करता है या कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, तो वो हमें मेडिसिन बनाने के लिए एक तो काम आता है, वेटनरी साइंस में हेल्प करता है और अंडरस्टैंड करता है कि उनमें क्या क्या डिजीज हो सकती हैं या हैं। हम बेसिक वर्टिब्रेट डाइजेस्टिव प्लांट देख लेते हैं। सारी डाइवर्सिफिकेशन के होने के बाद भी हम सब में एक कॉमन फंडामेंटल स्ट्रक्चर है डाइजेशन का, जिसमें कि एक लॉन्ग ट्यूब हमारी माउथ से एनस तक जा रही है, जिसको एक लेयर कवर कर रही है, एपिथेलिया से कवर है, और उसको सपोर्ट मिल रहा है मस्कुलर, नर्वस और वस्कुलर टिश्यूज का। राइट, अब इसके अंदर हम 4 प्रोसेसेस पढ़ेंगे। एक तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इंजेशन कैसे होता है, और एलिमिनेशन कैसे होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। ट्रांसपोर्ट के अंदर हम पढ़ेंगे ईसोफेगस और स्टमक के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है। एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, एज यू नो। इंजेशन हमारा माउथ, सबसे पहले तो इंजेशन ही पढ़ेंगे कि माउथ इंजेस्ट करता है, मतलब कि फूड को लेता है, कैसे वो एलिमिनेट होता है फूड लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन और ट्रोका से। राइट, अब सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का आ जाता है ओरल कैविटी एंड टीथ। फिशेस के अंदर, फिशेस और रेप्टाइल्स के अंदर होमोडोंट यानी कि एक जैसे आइडेंटिकल टीथ होते हैं, मतलब कि इनमें कोई, जैसे मैमल्स के अंदर हमारे हेट्रोडोंट डेंटिशन होता है ना, उसमें कैनाइंस, इंसिजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स में डिवीजन होती है, लेकिन इनके जो दांत होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं रेप्टाइल्स और फिशेस के। फिर उसके बाद बर्ड्स पे आ जाते हैं। बर्ड्स के टीथ होते ही नहीं है, कम्प्लीटली एब्सेंट है, या फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं एक केराटिनाइज्ड बीक से। टंग हम इनकी नॉन मस्कुलर रहती है फिशेस के अंदर, उसमें मसल नहीं होता, मूव नहीं कर सकती वो ज़्यादा। या फिर हाईली मस्कुलर होती है किनमें, मैमल्स और एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में यानी कि फ्रॉग में तुमने देखा होगा
वो तो अपना इंसेक्ट वगैरह को लेते ही, फ्रॉग हो गया या फिर कैमलियन हो गया, ये सब अपने फूड को जीभ से ग्रैब्स करते हैं। मतलब कोई कीड़ा अगर तुमने देखा होगा इनको खाते हुए, तो ये जीभ निकाल के उसको स्टिक करते हैं उस इंसेक्ट से, उसके बाद उसको अंदर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंजेक्शन एंड इनिशियल प्रोसेस हमारा कैसे होता है। वही फूड एंड टीथ और टंग्स इसमें इन्वॉल्व होती है इंजेक्शन वाले प्रोसेस में। यहाँ पर अभी हमने 4 प्रोसेसेस पढ़े थे ना, तो सबसे पहले हम इंजेक्शन ही पढ़ेंगे, ये वाला इंजेक्शन। सो स्ट्रक्चरल वेरिएशन क्या आई इनके अंदर, मैंने टीथ बता दिया है कि टीथ फिश और रेप्टाइल्स के अंदर होमोडोंट होते हैं, लेकिन मैमल्स के अंदर हेट्रोडोंट होते हैं। अच्छा मेरे को ये भी बताओ, जो मैंने लास्ट क्लास में पूछा था, ह्यूमंस का डेंटल फॉर्मूला क्या है। तो इसका डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3, राइट। अच्छा हम हाफ जॉ की बात कर रहे हैं, ये हाफ जॉ की, तुम्हें पता है, ठीक है। इसमें 2 इंसिजर, 2 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स टीथ होते हैं। अब आ जाते हैं, हम टीथ का देख लिया हमने, ये टंग का देख लिया कि एम्फीबियंस के अंदर प्रीहेंजाइल होते हैं और मस्कुलर होती है इसके मैमल्स के अंदर, और एब्सेंट होती है ऑलमोस्ट ऑल फिशेस के अंदर। सेलिवरी ग्लैंड देख लेते हैं कि सेलिवरी ग्लैंड हम में तो ऑब्वियस बात है वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन फिशेस के अंदर वो रिड्यूस होता है, या फिर मतलब कि बहुत, या तो बहुत कम होगा या फिर एब्सेंट ही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है इंजेक्शन का। ओरल कैविटी हमारी इनिशिएट करती है बोथ मैकेनिकल और केमिकल इंजेक्शन का। जैसे ही हमने फूड अंदर इन्वॉल्व किया, वैसे ही हमारी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। मैकेनिकल के अंदर क्या क्या आता है हमारा, एक तो सरफेस विलाई सुना होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जिससे कि एंजाइमेटिक एक्शन स्टार्ट हो जाता है। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है हमारे मैमल्स के अंदर, वो फूड को स्टमक में जाने से पहले स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है मैमल्स के अंदर। और स्नेक्स के अंदर उन्होंने अपना जॉ ऐसे अडेप्ट किया है स्नेक्स ने कि वो प्रे के साइज़ के अकॉर्डिंग ही अपने जॉ को मूव कर लेते हैं, वेयर एज वेल्स के अंदर उनका माउथ इतना ब्रॉड होता है कि वो स्मॉल फिशेस को एक साथ अंदर इनगल्फ कर लेते हैं। तो ये इवोल्यूशन उन मैकेनिज़्म, उन ऑर्गेनिज़म्स के अंदर है जिनके पास टीथ नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपने फूड को इंजेस्ट कर सकते हैं विदाउट टीथ। अब आ जाते हैं सेलिवरी ग्लैंड के अंदर, वही हमने पढ़ा के केमिकली और मैकेनिकली बोथ डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फिश के अंदर हमारा या तो सेलिवरी ग्लैंड, एक तो सेलिवरी ग्लैंड एब्सेंट होता है, इनको लुब्रिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं इसलिए। एम्फीबियंस को दोनों में ही रहने की ज़रूरत होती है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, तो इसलिए इनको एक तो म्यूकस ग्लैंड की भी नीड होती है ताकि अपना ये मॉइस्चर मेंटेन करके रख सके, और वो अपने फूड को मॉइस्ट करके उसके बाद इनगल्फ कर सके। मैमल्स आ जाते हैं, मैमल्स में हाईली डेवलप्ड ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, सब मैंडिबुलर होते हैं, एंजाइम्स होते हैं काफ़ी जो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं डाइजेशन के टाइम पर। सेलिवरी अमाइलेज अभी हमने पढ़ा, इनिशिएट करता है सबसे पहले डाइजेशन को। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसोफेगस और स्टमक के अंदर ट्रांसपोर्टेशन और अर्ली डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है फिशेस के अंदर और एम्फीबियंस। फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर पहली बात तो मैंने बहुत सारी फिशेस के अंदर जे शेप्ड स्टमक होता है, ठीक है, और इनके पास ट्रू स्टमक एब्सेंट होता है। एम्फीबियंस के अंदर मस्कुलर इसोफेगस होता है और मीडियम साइज का स्टमक होता है ताकि वो इनफ्रीक्वेंट लार्ज मील्स को इनगल्फ कर सकें। अब आ जाते हैं बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स के अंदर एक तो क्रॉप होता है जो कि फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, फिर प्रोवेंटिकुलस होता है जो कि ग्लैंडुलर स्टमक है इनका, जिसके बाद फिर गिजर्ड आता है जो मैकेनिकली ग्राइंड करता है फूड को, ठीक है। जो गिजर्ट है ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जब इनके पास टीथ नहीं होते तो एक तरीके से ये टीथ का काम करते हैं। अब आ जाते हैं मैमल्स। मैमल्स के पास आपको पता ही है सिंपल
उनका जो स्टमक है सिंपल भी होता है कार्निवोर्स की तरह और मल्टी चैम्बर्ड भी होता है रूमिनेंट्स की तरह। 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक तो र्यूमन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेसम होता है और एबोमेसम होता है। ये अनेबल करते हैं कि फर्मेंटेशन हो सके सेलुलोज की। पहले ये सेलुलोज का फर्मेंटेशन यानी कि उसको सड़ाते हैं, उसके बाद ही खाते हैं। अब आ जाते हैं स्टमक की इवोल्यूशन हमारी कैसे हुई। सिंपल तो यानी कि हमारे फिशेज में पाया गया या जे शेप का स्टमक होता है, जे शेप का होता हम में भी है लेकिन हमारे में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एम्फीबियंस और फिश के अंदर जे शेप्ड स्टमक होता है और जिसमें कि फिश का मैंने बताया ट्रू स्टमक एब्सेंट होता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर रूमिनेंट एनिमल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल काउ जिसके पास 4 कंपार्टमेंट्स हैं। पहला ह्यूमन जहाँ पर फर्मेंटेशन होती है उस फूड की, ठीक है। फिर उसके बाद रेटिकुलम यानी कि हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है रेटिकुलम। फिर ओमेसम, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होता है इनका। और एब ओमेसम यानी कि यहाँ ये इनका रियल स्टमक है, मतलब ट्रू स्टमक है। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पर मोस्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है। मेन डाइजेशन का प्रोसेस यहीं पर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्राइमरी साइट है, देखो प्राइमरी साइट है एंजाइमेटिक डाइजेशन की। यहाँ पर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है और इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और बाकी डाइट किसकी कैसी है उसके अकॉर्डिंग भी इसकी लेंथ डिफर करती है। हर्बीवोर्स के अंदर लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है, लेकिन वहीं पर अगर हम कार्निवोर्स के अंदर देखें उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब ऐसा क्यों है लॉन्ग, क्योंकि इनको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करना होता है। इनके फूड में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो है सेलुलोज। कार्निवोर्स के अंदर ऐसा नहीं है, उनको उनका शॉर्ट ट्रैक होता है कि उनकी जो फूड और फैट एब्जॉर्प्शन है वो जल्दी हो सके। अब इनके स्टमक के पार्ट्स देख लेते हैं, डोडनम, एजनम, इलियम। अब डोडेनम हमारा बाइल और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिसीव करता है, फिर उसके बाद ये प्राइमरी साइट है केमिकल डाइजेशन की। जेजुनम हमारा मेजर एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का विलाई के फॉर्म में। विलाई यहाँ पर आ जाता है। विलाई एक तो सरफेस एरिया का एम्प्लीफिकेशन करता है, मतलब कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन। इसके 3 लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन है। पहला प्लिका सर्कुलर, सर्कुलर फोल्ड होते हैं पहली बात तो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के। फिर उसके बाद हमारा विलाई में जाएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिर हमारा माइक्रो विलाई के अंदर ब्रश लाइक बॉर्डर होते हैं एपिथेलियल सेल, और फिर उसके बाद ब्लड्स के अंदर जाएगा। देखो ये विलाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर ये कैपिलरीज है, ये जो नेट वाला फॉर्म दिख रहा है ना, ये कैपिलरीज है। अब यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए फूड को पहले वो एब्जॉर्प्शन करना होता है। इसके ऊपर प्रेजेंट होती है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या करती है, सरफेस को इंक्रीज कर देती है ऐसे, ताकि कोई फूड आए इसके अंदर एब्जॉर्ब होए और फिर वो कैपिलरीज के अंदर माइक्रोविलाई के अंदर जाए और फिर हमारे सीधा ब्लड में ट्रांसफर हो, राइट। फिर आ जाते हैं इलियम के अंदर, वो हमारा विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है, बाइल सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है और जो बचे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, राइट। अब ये मैंने आपको बता ही दिया है कि हर्बीवोर्स के अंदर लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है, इनके पास सीका होता है जहाँ पर माइक्रोबियल लेवल पर इनका फूड कॉम्प्लेक्स सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। कार्निवोर्स के अंदर शॉर्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इनको मीट से सिर्फ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने होते हैं। अब आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ हमारे सॉल्ट, वाटर, ये सब एब्जॉर्ब होता है। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि वही सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं अनडाइजेस्टेड जो फूड बच गया है उसके अंदर। अब हर्बीवोर्स के अंदर जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन हुई फाइबर की, जो भी उन्होंने खाया, उसकी वजह से इनका थोड़ा सा
लार्ज इंटेस्टाइन डिफर करता है हमसे। अब इनकी कैसे कैसे वेरिएशंस आई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, पहले फिशेस का देख लेते हैं। फिशेस का शॉर्ट इंटेस्टाइन एंडिंग होती है रेक्टम के थ्रू। मैराइन फिश जो होती हैं उनको सी वाटर में रहना पड़ता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट एक्सक्रीट करना होता है। जो फ्रेश वाटर वाली फिशेस होती हैं उनको सॉल्ट को बचाना होता है, तो इसलिए वो डाइल्यूट यूरिन, यानी कि जिसमें सॉल्ट कम है, वो यूरिन रिलीज करती हैं। बर्ड्स के पास एक ब्लाइंड पॉचेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सीका कहते हैं, ठीक है। वो हमारे इनके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। और अगर हमारी बर्ड से ये लार्ज इंटेस्टाइन, सपोज़ ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके जंक्शन पर यहाँ पर ब्लाइंड पॉच प्रेजेंट होता है जिसको सीका कहते हैं। अगर हमारी बर्ड हर्बीवोरस है तो वो उसका सीका उतना ही बड़ा होगा क्योंकि उनसे फर्मेंटेशन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन की ज़रूरत है। लेकिन अगर उस वो कार्निवोर बर्ड है तो उसका सीका उतना ही छोटा होगा। अब आ जाते हैं हम रेप्टाइल्स के अंदर। रेप्टाइल्स के अंदर क्लोका प्रेजेंट होता है। कॉमन चैम्बर, एक ही चैम्बर है इनके डाइजेस्टिव यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए। इनका सब कुछ मिला जुला के एक चैम्बर है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो होता है क्लोका। वाटर कंजर्वेशन बहुत क्रिटिकली होती है क्योंकि ये डेजर्ट स्पीशीज है। मैमल्स के अंदर आ जाते हैं। मैमल्स का लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीकम, कॉलन और रेक्टम, ठीक है। हिंडगट में हिंडगट प्रेजेंट होता है हॉर्स और रैबिट में। रैबिट और हॉर्स मैमल्स में आते हैं, तो इनके अंदर हिंडगट फर्मेंटर्स होते हैं क्योंकि इनको भी घास फूस खानी होती है, तो उसमें भी सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो इनके हिंडगट में भी सीका प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पर हमने सीका पढ़ा ना बर्ड्स के अंदर, हर्बीवोर्स बर्ड्स के अंदर, ठीक है। इनको भी माइक्रोबियल लेवल पे सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है। अब आ जाते हैं एसेसरी ऑर्गन्स पे। एसेसरी ऑर्गन्स में क्या क्या आ जाता है? लिवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर जो हमारी हेल्प करते हैं। अब लिवर के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन है, पहली बात तो लिवर। सारे ही ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट्स में लिवर क्या करता है? बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल हमारे फैट को तोड़ता है और उसको एब्जॉर्ब करवाता है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? अब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करता है और प्लाज्मा प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। लिवर का साइज मेटाबॉलिक एक्टिविटी और डाइट के अकॉर्डिंग डिफर करता है मैनी ऑर्गेनिजम्स में। अब आ जाते हैं पैनक्रियाज में, ठीक है। पैनक्रियाज हमारा दो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी यही है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी यही है, ठीक है। एक्सोक्राइन एंजाइम्स के अंदर क्या क्या आता है? एमाइलेज, लिपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, और एंडोक्राइन हार्मोन्स के अंदर इंसुलिन और ग्लूकागोन जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है। फिशेस के अंदर पैनक्रियाटिक टिश्यू जो है वो लिवर के साथ जुड़े हुए होते हैं, हेपेटो पैनक्रिया, इसलिए इनके लिवर को हेपेटो पैनक्रियास कहते हैं। मैमल्स के अंदर एक कॉम्पैक्ट ऑर्गन कनेक्टेड होता है डिओडिनम के साथ, पैनक्रियाटिक डक्ट जुड़ी हुई होती है। अब आ जाते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? ये जो बाइल सिक्रीट हुआ उसको स्टोर करने का और कंसंट्रेट करने का काम है इसका। ये एब्सेंट होता है सम स्पीशीज में, हॉर्सेस में, डियर्स में, रैट में एंड ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स में। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो बाइल सिक्रीट किया उसको डायरेक्टली इंटेस्टाइन में भेज देता है ताकि एक कंटिन्यूस फीडिंग पैटर्न बना रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं एनस वर्सेस क्लोका। क्लोका के अंदर सिंगल कॉमन चैम्बर होता है डाइजेशन के लिए, यूरिनेशन के लिए और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए। वेयरएज एनस हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के टर्मिनल पॉइंट पे एक ओपनिंग होती है जहाँ से हम अपना वेस्ट रिलीज करते हैं। अब ये क्लोका पाया किस किस में जाता है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। और ये एनस तो फिशेस और मैमल्स में पाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं इवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस कैसे कैसे हुई हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में। हर्बीवोर्स का हमने पढ़ा था कि सबसे लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, क्यों? क्योंकि इनको जो इन्होंने फूड इनगल्फ करा वो इनको पहले सड़ाना होता है, उसको ह्यूमन के अंदर ये स्टोर करते हैं, उसके बाद वो माइक्रोबियल लेवल पर ब्रेक डाउन करता है। माइक्रोबियल माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं इनके ह्यूमन के अंदर, वो उस फूड को पहले सड़ाते हैं, उसके बाद वो सेलुलोज ब्रेक डाउन होता है। और जो इनके टीथ हैं वो फ्लैट होते हैं हर्बीवोर्स के, ताकि वो ग्राइंड कर सके उस फूड को। और जो इनके स्टमक का पीएच लेवल होता है वो हायर होता है, क्योंकि सेलुलोज आसानी से नहीं पच सकता, तो इसलिए उनका पीएच ज़्यादा एसिडिक होता है। एग्जाम्पल काउ, हॉर्स, रैबिट्स। कार्निवोर्स का बहुत शॉर्ट और सिंपल ट्रैक्ट होता है ताकि वो जल्दी से प्रोटीन की डाइजेशन कर सकें, और इनका हाईली एसिडिक स्टमक होता है ताकि जो बैक्टीरिया और प्रोटीन को वो जल्दी से डाइजेस्ट कर सकें। अब शार्प, इनके टीथ शार्प होते हैं, इनके जॉज भी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इनको शिकार करना होता है, यानी कि बड़े एनिमल्स को इनगल्फ करना होता है। अब इसका एग्जांपल लायन, ईगल, स्नेक्स तुम्हें भी पता ही है। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों सेलुलोज को भी इनगल्फ कर सकते हैं, जो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, और नॉर्मल मीट यानी कि नॉन वेज को भी। अब ये इंटरमीडिएट ट्रैक्ट, अब ये इन दोनों का कॉमन ट्रैक्ट होता है, ये लेंथ वाइज डिफर करते हैं। इनको एंजाइम भी, एंजाइमेटिकली भी एक्टिवेट रहना होता है, और इनको प्लांट मैटर और एनिमल मैटर दोनों को ही प्रोसेस करने के लिए अपना फूड ट्रैक्ट जो है वो अडेप्ट करना होता है। इकोलॉजिकली फ्लेक्सिबल होते हैं ये। इसमें हम ह्यूमंस सबसे पहले आते हैं, ह्यूमन, बियर्स, पिग्स, क्रोज। समरी देख लेते हैं हम, अब तक हमने क्या पढ़ा। सी, अभी तक टीथ के अंदर हमने देखा फिश के अंदर होमोडोंट होते हैं, यानी कि एक ही टाइप के फिश और रेप्टाइल्स के अंदर होमोडोंट टीथ होते हैं। एम्फीबियंस के अंदर स्मॉल कॉनिकल टीथ होते हैं। ये बर्ड्स के अंदर या तो एब्सेंट होते हैं, उनके पास बीक प्रेजेंट होती है। मैमल्स के अंदर इंसिजर, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 1 2 3 का फॉर्मूला। स्टमक के अंदर जे शेप्ड, या तो जे शेप स्टमक होगा फिशेस के अंदर, या फिर होगा ही नहीं। एम्फीबियंस के अंदर सिंपल स्टमक होता है, और बर्ड्स के अंदर हमने 3 चीज़ पढ़ी थी इनके डाइजेस्टिव ग्लैंड में। एक तो क्रॉप पढ़ा था, जिसके अंदर एक ईसोफेजियल ओ एक्सपेंशन होता है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है, फूड स्टोरेज के लिए। और गिजर्ट हमारा ग्राइंडिंग का काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है गिजर्ट। ये एक्सट्रीमली हाईली मस्कुलर होता है, और मैकेनिकली, मतलब मैकेनिकली ग्राइंड करता है ये फूड को। और हमने पढ़ा था प्रोवेंटिकुलस, यहाँ पर ये रहा ना, प्रोवेंटिकुलस। प्रोवेंटिकुलस के अंदर हमने पढ़ा कि इनके पास ग्लैंड्यूलर स्टमक होता है, ग्लैंड्यूलर स्टमक होता है जो सिक्रीट करता है HCl, और जो सिक्रीशन में हेल्प करता है HCl एंड अदर एंजाइम्स की, राइट। फिर हमने लार्ज इंटेस्टाइन देखा, फिशेस के अंदर शॉर्ट होता है, एम्फीबियंस के अंदर भी शॉर्ट होता है, लेकिन बर्ड्स के अंदर सीका प्रेजेंट होता है, और मैमल्स के अंदर कॉलन और सीकम प्रेजेंट होता है। टर्मिनल यानी कि जहाँ लास्ट ओपनिंग, जहाँ से एक्सक्रीशन होता है हमारे वेस्ट फूड का, फिशेस के पास एनएस से होता है, फिशेस के अंदर एनएस से होता है। क्लोका के एम्फीबियंस के अंदर क्लोका से होता है, बर्ड्स के अंदर भी क्लोका से होता है, और मैमल्स के पास भी एनएस से ही होता है। नेक्स्ट
अब हम समरी देख लेते हैं, अभी तक हमने क्या हाइलाइट्स पढ़े। टीथ का मैंने बता दिया, होमोडोंट होता है रेप्टाइल्स और फिशेस के अंदर और एम्फीबियंस का। अच्छा, वहाँ पर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन का देख लो। फिशेस के अंदर शॉर्ट होता है या फिर मॉडरेट मीडियम साइज का होता है, एम्फीबियंस के अंदर मीडियम साइज का होता है, रेप्टाइल्स के अंदर भी मीडियम साइज का होता है, और बर्ड्स के अंदर या तो शॉर्ट है या फिर डिपेंड करता है, और क्योंकि बर्ड्स के अंदर ईगल वगैरह भी आते हैं और नॉर्मल छोटे छोटे बर्ड्स भी आते हैं, तो उनके साइज के अकॉर्डिंग डिफर करता है। मैमल्स में लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्पेशली हर्बीवोर्स के अंदर। इसी का हमने देखा, फिशेस के अंदर एब्सेंट और स्मॉल होता है, एम्फीबियंस के अंदर भी स्मॉल होता है, रेप्टाइल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बर्ड्स के अंदर पेयर फॉर्म में होता है और फंक्शनल होता है। मैमल्स के अंदर सिंगल सीका प्रेजेंट होता है, वेरी साइज वेरी कर सकता है। टर्मिनल टर्मिनल ओपनिंग देख लिया हमने। गॉल ब्लैडर पे आ जाते हैं। फिशेस के अंदर प्रेजेंट होता है मोस्टली, एम्फीबियंस में भी प्रेजेंट होता है, रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होता है, बस बर्ड्स में मोस्टली एब्सेंट रहता है और मैमल्स में भी प्रेजेंट होता है, कुछों में एब्सेंट रहता है। डीएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो फेवरेट हैं डीएसएसबी के हाई यील्डिंग पॉइंट्स हैं। एक तो हमने एपोमेसम पढ़ा था जो कि के र्यूमिनेंट्स मतलब कि काउज वगैरह के अंदर, काउज के अंदर एपोमेसम यानी कि इनका ट्रू स्टमक यही था जहां पर एचसीएल सिक्रेशन होती है। फर्स्ट चीज तो ये, हॉर्सेस के अंदर गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है, इन ये डीएसएसबी का क्वेश्चन आ चुका है। कैमल्स हमारे स्यूडो रूमिनेंट्स होते हैं, उनके पास ओमेसम नहीं होता। अब आ जाते हैं हेपेटोपेनक्रियाज जो कि फिश के पास था, उनका एक कॉमन ट्रैक था ना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।